किस्त नंबर 7 दिल अदल बदल। मैं कोट की जेब में 3 के लिए 3 बर्गर खरीदने के लिए राहत बेकरी पहुंचा। मैंने जाते ही 3 बर्गर का ऑर्डर दे दिया। लड़के ने 3 बर्गर पैक करके 120 रुपए का बिल काट के मेरे हाथ में थमाते हुए काउंटर की तरफ इशारा कर दिया। मैं शॉपिंग बैग उठाए काउंटर पर पहुंचा, बिल काउंटर पर दिया और खुद अपनी खाली जेबें टटोलने लगा। 2 मिनट तक मैं ये ड्रामा करता रहा। काउंटर वाला मुझे गौर से देख रहा था क्योंकि मैं कभी भी अच्छा एक्टर नहीं रहा था। काका, शॉपर रख दे और पैसे ले आ, फिर ले जाना बर्गर, काउंटर वाले ने बड़े स्टाइल से कहा। मुझे ऐसे लगा जैसे इसने मेरी गुर्बत को गाली दी हो। ये सुनने के बाद भी मैं शॉपर नहीं रख सकता था। एक लम्हे सोचा दौड़ लगा दूं, फिर ख्याल आया पकड़ा गया तो किसी का मान टूट जाएगा। करूं तो क्या करूं? मैं अपनी सोचों में गाम था। मैं पलटा तो 1-2 चीजें मुझसे टकराई। मेरे बाएं हाथ की कलाई इस हसीना के कंधे पर लगी। गलती पता नहीं किसकी थी। इसका बड़ा पिन यह था, उसने मुझ पर चढ़ाई करने की बजाय सारी कहा, बिल दिया और वहां से चली गई। मैंने नजरों से इसका ताक़ुब किया तो पता चला गाड़ी में खूबसूरत नौजवान इसका मुंतजिर था। इस दोशीज़ा के बेकरी से बाहर जाते ही इस नौजवान ने गाड़ी में बैठे बैठे ही दरवाजा खोला। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। जब मेरी कलाई इस दोशीज़ा के कंधे से लगी थी तभी मुझे एहसास हुआ मेरे हाथ में तो CSIO की ब्रांड न्यू घड़ी बंधी पड़ी है। मैंने वो घड़ी आतार और काउंटर पर बैठे हुए शख्स को बिल के साथ दे दी। जितने फख्र से मैंने इसको घड़ी पेश की थी, इससे कहीं ज्यादा हक़ारत से काउंटर पर बैठा हुआ शख्स बोला, काका, ये बेकरी है, घड़ियों की दुकान नहीं। अब ये घड़ी रख ले, मैं 120 रुपए आपको दे जाऊंगा और अपनी घड़ी ले जाऊंगा। अपनी घड़ी पकड़, शॉपर रख और निकल। इस आदमी ने बाकायदा मेरी बेइज्जती कर दी थी। मेरा दिल चाहा एक जोर से लगा दूं इसके कान के नीचे। गरीब हुआ तो किया है, हूं तो गवालमंदी से, लेकिन यह भी इस मसले का हल नहीं था। मैंने मुफाहमत का रास्ता इख्तियार किया और बड़ी मासूमियत से कहने लगा, चाचा जी, बर्गर मुझे किसी भी कीमत पर लेने हैं। ठीक है, तो फिर तुम ये घड़ी मुझे 120 में बेच दो। रात को मालिकों को हिसाब देते हुए 120 रुपए की जगह घड़ी तो नहीं दे सकता ना। घड़ी मैं खुद रख लेता हूं और 120 रुपए अपनी जेब से हिसाब में डाल देता हूं। मगर ये तो बिल्कुल नई है, आज पहली बार ही पहनी है। इसकी कीमत तो 120 से बहुत ज्यादा है। मेरी बातों से इस शख्स के कान पर जू तक ना रेंगी। इसने घड़ी मेरी तरफ कर दी। मैंने घड़ी पकड़ने की बजाय वो शॉपर पकड़ना बेहतर समझा जिसमें 3 बर्गर थे। जब मैं पलटा तो वही 2 चीजें जिससे मेरी टुकर हुई थी मुझे गौर से देख रही थी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैंने देखा नहीं था। मैं ये बोलकर चल पड़ा, आपका नाम पूछ सकती हूँ? इस दोशीज़ा ने मेरे बाहर निकलने से पहले ही पूछ लिया। महरोज माजिद। आपसे मिलकर खुशी हुई, मुझे भी। मैंने इसे जवाब दिया और बेकरी से बाहर निकल आया। 120 का बिल दिल के ऊपर लगी हुई जेब में रख लिया। बहुत टेस्टी है, मजा आ गया, सुंदस ने बर्गर की पहली बाइट लेते ही कह दिया था। बिस्मा ने अपने बर्गर के ऊपर से सफेद कागज का लिबास आतरती हुए मेरी तरफ देखा। मैं इसको मोहब्बत से देख रहा था। तुम अपने लिए कुछ नहीं लाए? बिस्मा ने संजीदगी के साथ पूछा। मैंने नफी में गर्दन हिलाई। बिस्मा उठकर मेरे पास आ गई और आधा बर्गर मुझे देकर कहने लगी, आधा आधा खा लेते हैं, तुम खाओ, मुझे भूख नहीं। मिलजाल के खाने से मोहब्बत बढ़ती है, बिस्मा ने शर्माते हुए कहा। सुंदस ने फौरन हमारी तरफ नजरें उठाकर देखा। अब मुझे भी सुंदस के देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने जिंदगी में बड़े बर्गर खाए मगर इस आधे बर्गर का जायका ही कुछ और था। शायद इस पर बिस्मा के हाथ लगे थे। बर्गर खत्म करने के बाद बिस्मा बोल पड़ी, निदा, तुम सुंदस के पास बैठो, में और महरोज तुम दोनों के लिए कैंटीन से चाय लेकर आते हैं। बिस्मा अपनी जगह से उठी और बागीचे से एक गुलाब का फूल तोड़ लाई और बड़े एतमाद से मुझे पेश कर दिया। मैंने सुंदस और निदा की तरफ देखा और फिर बिस्मा के हाथ से वो फूल ले लिया। बिस्मा ने अपनी मोहब्बत का ऐलान कर दिया था। मैं बिस्मा की इज्जत की वजह से बुज़दिल बना हुआ था।
बिस्मा की मोहब्बत ने मुझे बहादुर बना दिया। बिस्मा ने अपनी नाजुक हथेली मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने गुलाब का फूल दाएं हाथ से बाएं हाथ में मुंतकिल किया, अपना हाथ इसकी हथेली पर रख दिया। बिस्मा की हथेली गुलाब की पत्तियों ही की तरह नरम थी। मैं आज भी अपने हाथ पर बिस्मा का लम्स महसूस करता हूँ। मैं अपनी जगह से उठ गया और बिस्मा के साथ साथ चल पड़ा। चाय तो एक बहाना थी। हम दोनों सुंदस और निदा के सामने कुछ फासले पर बैठकर बातों में मशगूल हो गए। महरोज, ताया जी ने अजमल के लिए मेरा रिश्ता मांगा है। अम्मी ने यह कह के बात टाल दी है कि अभी मैं पढ़ रही हूँ। तुम भी तो कुछ करो। अम्मी और नानी को रिश्ते के लिए भेज देता हूँ। मैंने फुट से जवाब दिया। कुछ काम करो। अजमल का शटरिंग का कारोबार है, अच्छे खासे पैसे कमाता है वो। मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, पढ़ाई छोड़कर काम कैसे करूं? मेरी गर्दन पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। एक लम्हे के लिए तो मेरे तोते ही उड़ गए। पलटकर देखता हूं तो खालू खड़े थे। खालू रशीद ने तलवार से ज्यादा तेज नजरों से बिस्मा की तरफ देखा। वो खामोशी से गर्दन झुकाए वहां नूंगूना से चुपचाप ही खालू के आगे लग के चल पड़े। खालू रशीद मुझे 2-4 और लगा देते अगर मैं पब्लिक प्लेस पर ना होता। इस बेइज्जती के बाद नानी से मिलने की भी हिम्मत न हुई। मैं गर्दन झुकाई कैंट से पैदल ही गवालमंडी की तरफ चल पड़ा। कनाल रोड से मॉल पर चढ़ते हुए मैंने नहर की तरफ देखा जिसमें गंदा पानी बहे जा रहा था। मेरा दिल चाहा कि इस गंदे पानी में छलांग लगाकर जान दे दूं, मगर ये तो छोटी सी नहर थी। यह सिर्फ मुझे गीला करती, डुबो नहीं सकती थी, क्योंकि मैं बड़ा अच्छा तैराक भी था। तैराक ना भी होता ढीठ आशिक ऐसे थोड़ी मर जाते हैं। जब तक वो अपने हिस्से की रुसवाई ना पी ले, तब तक नहर का गंदा पानी भी उनकी हल्क में नहीं जा सकता। एक माहिर तैराक होने के बावजूद भी मैं तबकाती नहर को पार नहीं कर सका। जहां मोहब्बत से ज्यादा इंसानों के लिए दौलत अहम होती है, वो 3 सके मैंने उसी गंदे पानी में फेंक दिए थे। दुखी दिल के साथ हॉस्पिटल से घर पहुंचा तो अबूजी की कड़कती आवाज ने मेरा इस्तकबाल किया था। वो घड़ी कहाँ है? कौन सी घड़ी? जो आरफा ने तुम्हें तोहफे में दी थी। मैंने अपने अबूजी को भी कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अबू को कैसे पता चला कि मैंने वो घड़ी 120 रुपए में बेच दी है। मैं जहन पर जोर देकर सोच रहा था, बेकरी में अबू का कौन सा वाकिफ था जिसने मेरे आने से पहले ही ये खबर अबू को साना दी है? बेटा बता दो, अम्मी ने शफकत से पूछा। वो नानी की दवाई। मैं कोई बहाना तलाश कर रहा था। क्या हुआ माँ जी को? वो ठीक तो है ना? उम्मी तो फौरन नरम पड़ गई। अबू भी कुछ हद तक ठंडे हो गए थे। नानी बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ना करें। मैंने उम्मी का हाथ थामते हुए उन्हें तसल्ली दी। उल्लू के पट्टे, इस घड़ी की वजह से तनवीर ने आरफा से शादी करने से इनकार कर दिया है। अबू जी मैं समझा नहीं। सोआन रही हो? महरोज की माँ, ये समझा नहीं कैसा भूला बना बैठा है। उम्मी ने मेरी तरफ शिकायती नजरों से देखा, फिर कहने लगी, मैंने और माँ जी ने जिस दिन तुमसे पूछा था, तुम उसी दिन बता देते कि तुम और आरफा एक दूसरे को पसंद करते हो। कोई लड़की कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आरफा से अच्छी तो नहीं हो सकती ना। अम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरे और आरफा के दरमियान ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है तो फिर सालों से इससे तोहफे क्यों ले रहे हो? इसने तो बताया है कि जो कपड़े आज तुम पहन कर गए हो, वो सारे उसी ने तुम्हें गिफ्ट किए हैं। ये पेंट, शर्ट, बेल्ट, कोट, सिर्फ बूट तुमने मेरे पैसों से खरीदे हैं। मैंने खुद के सरापे पर वाजिबी सी नजर दौड़ाई। बात तो अबू जी की ठीक ही थी। महरूज की माँ आसी खाना दो। अबू जी ये बोलकर अपने कमरे में चले गए। भूख किस काफिर को थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजुर्रा किया है। मैंने अम्मू से दरख्वास्त की, अम्मू मुझे सारी बात बताएं। पहले तो मुझे सारी बात बताओ। अम्मी ने उल्टा मुझसे पूछ लिया। मैं क्या बताऊं? मैंने खिले मुंह के साथ पूछा। महरोज, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी, अम्मू ने शिकायती अंदाज में ये कहा और बावर्ची खाने में चली गई। थोड़ी देर बाद मेरे सामने मूंग की दाल और 2 रोटियां पड़ी हुई थी। खाना खा के बर्तन बावर्ची खाने में रख देना, अम्मू ने अपने कमरे में जाते हुए कहा।
आधा बर्गर खाने के बाद मैं पागल था जो मूंग की दाल खाता। मैंने उसी तरह बर्तन उठाए और बावर्ची खाने में जाके रख दिए। सारी रात मुझे बिस्मा का चेहरा दिखाई देता रहा। बिस्मा का बाप समझकर मैंने खालू रशीद को भी मुआफ कर दिया था। अगर वो बिस्मा का बाप ना होता तो उसकी ऐसी की तीसी कि वो मुझे थप्पड़ मार देता। अम्मू अबू की नाराजगी, उनके गुस्से से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ताया की बड़ी बेटी कुलसूम की जब भी अपने ससुराल वालों से इन बिना होती तो तनवीर और आरफा का रिश्ता टूट जाता था। कुलसूम की सुलह के साथ ही ऑटोमेटिक ही आरफा और तनवीर का रिश्ता फिर से हो जाता। ये रूटीन की बात थी। अगली किस्त और मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।